नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और आपको अगर थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रति 10 प्रश्न पत्र टीजीटी पीजीटी हिंदी नवम। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कथन है, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प सी श्याम सुंदर दास का है, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल का है। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है ना। मैंने भी एक प्रश्नोत्तरी कराई थी तो शायद ये प्रश्न पूछा गया था और पहला प्रश्न ही उसमें था, है ना। तो इस पर स्टार लगाइए क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार तो बिल्कुल परीक्षा में पूछा गया है और 1-2 बार इसकी चर्चा मैं खुद कर चुका हूँ। तो मैं देखता हूँ कितने भाई बहन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कंठस्थ कर लिए हैं और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। अंतःकरण की वृत्त में कौन है? बिल्कुल महावीर। महावीर क्या करते हैं? अंतःकरण की वृत्त में राम जी को रखते हैं ना। उन्होंने अंतःकरण सीना को फाड़ कर दिखा दिया था कि ये देखिए, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अंतःकरण की वृत्तियों में कौन? बोले महावीर। महावीर फॉर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? विकल्प ये कह रहे कि अशोक वाजपेयी हैं, विकल्प बी वीरेंद्र मिश्र हैं, विकल्प सी जो जी गोपीनाथ हैं, या फिर विकल्प डी विभूत नारायण राय हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आपको देना है और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो सोचिए समझिए विचार कीजिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो आप सब भाई बहनों का जवाब बहुत तेजी के साथ आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विभूत नारायण राय इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जो जवाब विकल्प डी था निश्चित रूप से सही जवाब है और आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। देखिए, वर्तमान साहित्य की बात की जाए तो वर्तमान साहित्य में क्या है कि भैया उसकी विभूति होती है, ऐसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और आज की इस प्रश्नोत्तरी को थोड़ा सा तेजी के साथ हम लेकर चलना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग 8 प्रश्नोत्तरी कर चुके हो, 9वां कर रहे हो, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। आगे प्रश्न संख्या 3 है कि मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे कि कमल भारती की है, विकल्प बी मोहन दास नैमिष की है, विकल्प सी जयप्रकाश करदम की है, या फिर विकल्प डी तुलसीराम की है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और उतना ही लाजवाब आप सबका उत्तर आ गया कि सर प्रश्न संख्या 3 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, तुलसी राम इज राइट आंसर। बिल्कुल। मणिकर्णिका किसकी? बोले सर मणिकर्णिका तो तुलसी की और तुलसी के राम की मणिकर्णिका। मैंने ऐसे बताया था आपको कि तुलसी के राम की मणिकर्णिका है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा और तुलसी के राम की मणिकर्णिका को कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलब्ध सुनने को मिला था? विकल्प कह रहे कि जायसी को मिला, विकल्प बी रस खान को, विकल्प सी उस्मान को, या फिर विकल्प डी नूर मोहम्मद को। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका बिल्कुल जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नूर मोहम्मद इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल आप सबका जवाब सही है ना। नूर मोहम्मद की एक रचना थी जिसका नाम था इंद्रावती। तो इंद्रावती रचना करने के कारण जो मुसलमान कवि थे ना, मुसलमान कवियों ने नूर मोहम्मद को ढेर सारा उल्हाना दिया था, ध्यान में रखिएगा और आप दिमाग में बैठा लीजिएगा भैया जो नूर होता है ना, तो नूर वाले व्यक्ति को ढेर सारा उपलब्ध भी सुनना पड़ता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, है ना। विकल्प ये कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी गोविंद नारायण मिश्र हैं, या फिर विकल्प डी चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका लाजवाब उत्तर आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गोविंद नारायण मिश्र इज राइट आंसर। अब देखिए, जो गोविंद होगा और नारायण भी होगा ना, तो उसके दिमाग में बाण और दंडी दोनों आएंगे। तो यहाँ पर देखिए गोविंद और नारायण है, यहाँ पे देखिए बाण और दंडी है। तो बाण और दंडी दोनों क्या करते थे? ध्यान में आते थे। कब? जब वो निबंध लिखते थे तो उनके ध्यान में बाण और दंडी रहते थे। किसकी? गोविंद नारायण मिश्र की। ऐसे क्लू बनाइएगा और उसको इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 6 है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? विकल्प ए कह रहे कि ओथेले की छाया मानी जाती है, विकल्प बी कह रहे मैकबेथ की, विकल्प सी टेम्पेस्ट की, या फिर विकल्प डी मार्चेंट ऑफ वेनिस की। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, टेम्पेस्ट इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल जो इंदुमती रचना है ना वो टेम्पेस्ट की छाया है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इंदुमती पेस्ट, टेम्पेस्ट ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन धीरोदत्त नायक है? और अभी नाटक की जो सीरीज है टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी, उसमें हाल ही में चर्चा किया गया था। तो जो भाई बहन लगातार बिल्कुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका जवाब बिल्कुल मैं देखना चाहूँगा और आप सबका जवाब सही भी आना चाहिए, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन धीरोदत्त नायक है? विकल्प ए कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, विकल्प बी दुष्यंत, विकल्प सी माधव, या फिर विकल्प डी भीमसेन। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भीमसेन इज राइट आंसर। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है सही है। और कैसे? देखिए जो धीरदत्त नायक होता है ना, धीर और उद्दत होता है, नहीं घमंडी होता है, जैसे भीम है, रावण है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि गुलाम मंडी उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मैत्री पुष्पा हैं, या फिर विकल्प बी मृदुला गर्ग हैं, विकल्प सी कह रहे हैं महुआ माझी है, या फिर विकल्प डी निर्मला भुराडिया है। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, निर्मला भुराडिया इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है, निर्मला भुराडिया है, आप सबका जवाब सही है और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतर स्थिति में है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि सुबह से आप लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से सक्रिय रूप से बने हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल पूरी वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ ही होगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, किसका कथन है? विकल्प ए कह रहे कि घनानंद का है, विकल्प बी बिहारी लाल का है, विकल्प सी देव का, या फिर विकल्प डी ठाकुर का। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी उतना ही अच्छा उम्दा आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, देव इज राइट आंसर, है ना। कि अभिधा उत्तम काव्य उत्तम सब मध्य लक्षणा किस पे बोले? सर देव में है, तो देव जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आपके स्क्रीन पर है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इसमें जो नावक है, ये नावक शब्द के क्या अर्थ हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि नावक का मतलब होता है नायक, विकल्प बी कह रहे हैं कि नावक का अर्थ बहेलिया है, विकल्प सी कह रहे हैं नाव है, या फिर विकल्प डी मधुमक्खी है। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मधुमक्खी इज राइट आंसर। जिस तरह से मधुमक्खी का डंक होता है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए मधुमक्खी का डंक, है ना। जब किसी को मारते देखने में बड़ा छोटा होता है लेकिन घाव बड़ी गंभीर करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 10 के विकल्प डी को हमेशा के लिए ऐसी तरह से ही कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 11 है कि बसंत विलास फाग का संपादन किसने किया है? विकल्प ए कह रहे कि माता प्रसाद गुप्त ने किया है, विकल्प बी कह रहे मुनिजन विजय ने, विकल्प सी प्रबोध चंद बागाची ने, या फिर विकल्प डी पीताम्बर दत्त प्रथवाल ने। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, माता प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर। बिल्कुल। बात करें बसंत विलास, तो बसंत विलास के ध्यान में रखिएगा, बसंत विलास का संपादन किसने किया, प्रश्न पूछा गया है। और बात करें बसंत विलास की तो ज्ञात रचना है और इसका प्रकाशन जो है माता प्रसाद गुप्त ने किया है। तो बसंत विलास कौन करती है? बोले माता करती हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुनिजन विजय, तो मुनिजन विजय की बात करें तो इन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास का जो है संपादन किया है। प्रबोध चंद बागाजी जी की बात करें, प्रबोध चंद बागची भी दोहा कोश का संपादन करते हैं, है ना, इधर में रखिएगा। और पीताम्बर दत्त बड़ताल की बात करते हैं तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल बानी बड़ और बानी का मतलब गोरख बानी का इन्होंने संपादन किया है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 11 को अगर देखेंगे ना तो चारों के चारों जो बिल्कुल विद्वान हैं, इन्होंने किसी न किसी ग्रंथ का संपादन किया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? यानी कि अमीर खुसरो को किसने महाकवि कहा या कवियों का राजकुमार कहा है? विकल्प ए कह रहे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, विकल्प बी कह रहे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, विकल्प सी ईश्वरी प्रसाद, या फिर विकल्प डी हरप्रसाद शास्त्री। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है।
एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ईश्वरी प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए अमीर खुसरू महाकवि हुए, कवियों का कवि हुए, तो ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी का प्रसाद है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ईश्वरी प्रसाद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में कौन सा क्रम कालक्रम के अनुसार सही है। विकल्प कह रहे कि सबसे पहले मृगावती, फिर हंसावली, फिर चंदायन और फिर पद्मावत। विकल्प भी कह रहे पद्मावत, हंस, चंदायन, हंसावली और मृगावती है। या फिर विकल्प सी चंदायन, हंसावली, मृगावती और फिर पद्मावत है। या फिर विकल्प डी सबसे पहले हंसावली, फिर चंदायन, फिर मृगावती और फिर पद्मावत। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब आप सबको देना है। थोड़ा सा सोच समझ के विचार करिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। सबसे पहले हंसावली है। हंसावली की बात करें 1370 में लिखा गया। चंदायन की बात करते हैं 1379 में। मृगावती की बात करते हैं तो 1501 में और कहीं कहीं 1503 मिलता है। और पद्मावती की 1540 में। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत बेहतरीन जवाब, अच्छी तैयारी, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि पद्मावत के प्रतीक को सही क्रम में, हाँ कह रहे कि पद्मावत के प्रतीक को सही क्रम में नहीं है, यानी कि पद्मावत का एक प्रतीक जो है सही क्रम में नहीं है। तो विकल्प कह रहे कि रत्नसेन मन का प्रतीक है। विकल्प बी कह रहे सिंगलदेव हृदय का प्रतीक है। विकल्प सी कह रहे पद्मावत बुद्धि का प्रतीक है। या फिर विकल्प डी राघव चेतन जो है श्रद्धा का प्रतीक है। तो कह रहे कौन एक क्रम सही नहीं है, सुमिलित नहीं है, जवाब देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। राघव चेतन श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि शैतान का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 14 के विकल्प डी को कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, खासतौर पर जो पद्मावत है और पद्मावत के जो प्रतीक है उनसे प्रश्न बनता है। तो आई होप कि आप लोग इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलना चाहेंगे तो बिल्कुल चलने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है कि प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि शंकराचार्य को कहा जाता है। विकल्प बी राहुल शंकरतायन को। विकल्प सी सरहपा को। या फिर विकल्प डी रंगनाथ को। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। शंकराचार्य इज राइट आंसर, है ना। प्रछन्न बौद्ध कौन, बोले सर शंकराचार्य। शंकराचार्य प्रछन्न बौद्ध है, प्रछन्न बौद्ध कौन है, शंकराचार्य हैं। ऐसे दिमाग में रखिएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16 है कि तुलसीदास की किस कृति में हनुमान बाहुक है, यानी कि तुलसीदास की किस कृति में जो हनुमान बाहुक है ना, जब हनुमान जी को बाहु की पीड़ा हुई थी तो उन्होंने इस रचना की थी। तो कह रहे किस कृति का अंश है। विकल्प कह रहे कि रामलला नाचू का अंश है। विकल्प बी गीतावली का। विकल्प सी विनय पत्रिका। या फिर विकल्प डी कवितावली का। तो आप सबका जवाब बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। कवितावली इज राइट आंसर। बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी कवितावली था तो बिल्कुल आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 और बड़ा सुंदर प्रश्न है और 17 पे खतरा भी होता है, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि तुलसी गंगदो भय सुकविन के सरदार, इनके कवि में मिली विविध प्रकार, किसका कथन है ना। विकल्प कह रहे कि हरिओत जी का कथन है। विकल्प बी नाभादास का। विकल्प सी भिखारी दास। या फिर विकल्प डी केशवदास का। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। भिखारी दास इज राइट आंसर, है ना। कि तुलसी और गंग दुई ही कवि सरदार हैं, बाकी सब भिखारी है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्लू बनाइएगा और उसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 18 कि केशवदास को रीत काव्य का प्रवर्तक किसने नहीं माना है। यहाँ पर होना चाहिए किसने नहीं माना है। विकल्प कह रहे कि आचार्य विश्वनाथ ने माना नहीं माना। विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं माना। विकल्प सी गणपत चंद्र गुप्त ने नहीं माना। या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि केशव को रीत काव्य का प्रवर्तक किसने नहीं माना है, ये प्रश्न होना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, उसको आप लोग सुधार लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। बात करें केशव को रीत काल का प्रवर्तक तो विश्वनाथ, नागेंद्र और गणपत ने माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं माना है। बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते इन्होंने चिंतामणि को जो है रीत काल का प्रवर्तक माना है, रीत काव्य का प्रवर्तक माना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 18 के विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19 है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसकी पंक्ति है। विकल्प क्या है, गोरखनाथ की पंक्ति है। विकल्प बी तुलसीदास जी की पंक्ति है। या फिर विकल्प डी केशवदास की। या फिर विकल्प डी रामानंद की। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तुलसीदास इज राइट आंसर, है ना। गोरख जगाएंगे जोग और भगत भगाएंगे लोग, तो बिल्कुल कौन, बोले तुलसी, है ना। ये कौन कह सकता, बोले सर तुलसीदास की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में एक पुष्टि मार्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मर्यादा जीव पुष्टि मार्ग नहीं है, विकल्प बी प्रवाह जीव पुष्टि मार्ग नहीं है, या फिर विकल्प सी पुष्टि जीव पुष्टि मार्ग नहीं है, या फिर विकल्प डी भक्ति जीव। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। भक्ति जीव जो है ना, ये पुष्टि मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। बाकी मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा। इस तरह से एक आध दो बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि सूर होई के घिघियात काहे को कुछ भगवत लीला वर्णन करो, किसकी पंक्ति किसकी और किसके विषय में है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक है कि सूर होई के घिघियात हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, पंक्ति किसकी और किसके विषय में है। विकल्प कह रहे कि बल्लभाचार्य की पंक्ति है सूरदास के विषय में, विकल्प बी है सूरदास की पंक्ति बल्लभाचार्य के विषय में है, विकल्प सी विठलदास का सूरदास के विषय में पंक्ति है, या फिर विकल्प डी है सूरदास का विठल दास के विषय में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। तो बल्लभाचार्य जी का कथन है और सूरदास के विषय में कहते हैं कि सूर होई के घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, है ना। तो सूरदास जी के गुरु जी का नाम था बल्लभाचार्य। तो ये बल्लभाचार्य जो कि गुरु थे, तो ये गुरु की हैसियत से कहे होंगे, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता है। किसका कथन है ना। बड़ा लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं कथन है, कह रहे किसका कथन है। विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प सी राम कुमार वर्मा का, या फिर विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर उपमाओं की क्या हो जाती है, हजार हजार बाढ़ आती है ना, बिल्कुल। और हजार जो अलंकार है ना, हाथ जोड़ के उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं, है ना। तो बिल्कुल हजार हजार की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बहुत बेहतरीन जवाब था, सही जवाब था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में कौन एक रीत मुक्त कवि नहीं है, यानी कि रीतबद्ध कवि है। विकल्प कह रहे कि हरानंद, विकल्प बी बोधा, विकल्प सी शेख आलम, या फिर विकल्प डी मतीराम। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना कि 8 चर धन देके बोधा दुजदेव की रिक्ति से मुक्ति हो गया, है ना। तो उसमें देखिए मतीराम नहीं आते हैं और आप सबका जवाब भी आया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, मतीराम इज राइट आंसर, है ना। जो मतीराम है रीत मुक्त कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 23 का विकल्प डी को आप कंठस्थ कर लीजिए। संख्या 24 है कि भवानी विलास की विषय वस्तु है। विकल्प कह रहे कि इसमें भवानी दत्त बैस को समर्पित है, विकल्प बी कुशल सिंह के नाम पर आधारित है, विकल्प सी शब्द शक्ति का वर्णन है, या फिर विकल्प डी अध्यात्म संबंधी कृति है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, भवानी दत्त बैस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। अब कह रहे हैं कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि दुर्गा दत्त व्यास का जो समस्यापूर्व प्रकाश है, विकल्प बी अंबिका दत्त व्यास का समस्यापूर्व सर्वस्व है, विकल्प सी गोविंद गिल्ला भाई का समस्यापूर्व प्रदीप है, या फिर विकल्प डी गंगाधर, है ना, द्विजगंग का समस्या प्रकाश है। तो कह रहे कौन एक सुमेलित नहीं है, इसका जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उत्तर भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, समस्या प्रकाश नहीं बल्कि इनकी समस्या पूर्ति होना चाहिए था, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 25 का विकल्प डी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प डी था, बहुत बेहतरीन जवाब था और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 में कि निम्न को सुमेलित कीजिए। अब विकल्प ए आप देख पा रहे हैं सीढ़ियों पर धूप, और सीढ़ियों की धूप की बात अगर की जाए तो सीढ़ियों पर धूप कौन लेता है, सामने है मोहन राकेश। विकल्प बी साय में धूप विष्णु प्रभाकर के सामने है, विकल्प सी आवारा मसीहा और यहाँ पे आप देख पाए रघुवीर सहाय, और विकल्प डी है पागल कुत्तों का मसीहा और सामने है दुष्यंत कुमार। तो इसको सही क्रम में मिलाना है और सोच समझ कर आप मिलाइए, जवाब दीजिए। बात करें सीढ़ियों पर धूप, तो सीढ़ियों पर धूप कौन लेता है, बिल्कुल रघुवीर सहाय लेते हैं, यानी कि 1 का 3 आप यहाँ पे देखें। साय में धूप कौन लेते हैं, तो दुष्यंत कुमार लेते हैं, 2 का 4 आपको मिल गया। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर,
3 का 2 मिल गया आपको। और अगला है पागल कुत्तों का मसीहा मोहन राकेश। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया था, बहुत बेहतरीन जवाब, सुंदर तैयारी और अच्छा प्रयास, है ना। तो जो भाई बहन सुबह से बिल्कुल क्लास में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप लोग चैनल पर अपना जो प्रेम है बनाए रखिए। प्रश्न संख्या 27 है कि अपोलो का रथ यात्रा साहित्य के लेखक कौन हैं। विकल्प ए कह रहे कि नरेश मेहता हैं, विकल्प बी रघुवीर सहाय हैं, विकल्प सी दुष्यंत कुमार हैं, या फिर विकल्प डी श्रीकांत वर्मा है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, श्रीकांत वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए अपोलो का रथ क्या है, बोले अपोलो का रथ तो श्रीकांत के लिए आया, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में कौन सा कथन पांडे, है ना, सुदामा पांडे धूमिल के विषय में असंगत है। तो इसको सही कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सुदामा पांडे धूमिल के विषय में असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आम आदमी का कवि इनको नामवर सिंह ने कहा, विकल्प बी भदेश कवि इनको श्रीकांत वर्मा ने कहा, विकल्प सी है कल सुनना मुझे, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या फिर विकल्प डी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इस पर साहित्य अकादमी मिला। तो कह रहे कौन एक असंगत है, कौन एक सही नहीं है, उसका जवाब आप सबको देना है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके फिर इसका जवाब दीजिएगा। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्त से संबंधित छंद मिलते हैं। यहाँ पर कर लीजिएगा सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्त से संबंधित छंद मिलते हैं। विकल्प कह रहे कि कवित्र रत्नाकर में, विकल्प बी राग कल्पद्रुम में, विकल्प सी है विकल्प ए और बी में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कवित्र रत्नाकर इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए कवित्र रत्नाकर था, आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और सही जवाब आपने चुना है, ठीक है। चलिए मित्रों, जल्दबाजी में प्रश्नावली का निर्माण करना पड़ता है। आप लोग खुद इसको महसूस कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन 2-2 क्लास हैं और सप्ताह में एक लंबी क्लास लेना पड़ता है। सारे प्रश्नों का निर्माण करना होता है, फिर सारे वीडियो को लाके आप सबके सामने प्रस्तुत करना होता है। तो बहुत चुनौती भरा काम है ना। इसलिए थोड़ी बहुत जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो जहाँ पे गलती है उसको आप लोग जरूर अवगत कराएं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा है। विकल्प ए कह रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, या फिर विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मुक्तक जो है चुना हुआ गुलदस्ता है और प्रबंध जो है विस्तृत वनस्थली है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31 है कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम के लेखक कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह है, विकल्प बी डॉक्टर हरबंस राय बच्चन है, विकल्प सी धीरेन्द्र वर्मा है, या फिर विकल्प डी मुक्ति बोध है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर हरबंस राय बच्चन इज राइट आंसर, है ना। देखिए पंत को 200 पत्र कौन देते हैं, बोले पंत को 200 पत्र जो है बच्चन देते हैं, हरबंस राय बच्चन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि मतवाला पत्र के संपादक कौन हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि शिवपूजन सहाय हैं, विकल्प बी नवजादिक लाल श्रीवास्तव हैं, विकल्प सी निराला, या फिर विकल्प डी महादेव प्रसाद सेठ हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब दीजिएगा, थोड़ा सोच समझकर विचार करके दीजिएगा, नहीं तो निश्चित रूप से आपका ये सवाल गलत हो सकता है। और आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, महादेव प्रसाद, है ना, महादेव प्रसाद सेठ ही राइट आंसर। निश्चित रूप से अगर देखा जाए ना तो इसके संपादक यही हैं, बाकी शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, निराला जी सहायक थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 33 है कि पहाड़ी उपभाषा किस अपभ्रंश में आती है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सौरसेनी भ्रंश में आती है, विकल्प बी खस अपभ्रंश में आती है, विकल्प सी ब्राह्मण, या फिर विकल्प डी महाराष्ट्री। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, खस इज राइट आंसर, है ना। देखिए पहाड़ी से व्यक्ति क्या होता है, अगर वहाँ से खसकता है, ध्यान में रखिएगा, तो पहाड़ी से खसकता है, खसकता, खस पार खस बोली जो है ना वो पहाड़ी की, ध्यान में रखिएगा कि खस पहाड़ी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 34 है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विकल्प ए कह रहे हैं कि सूरदास ने किया, विकल्प बी परमानंद दास ने, विकल्प सी विठल नाथ ने, या फिर विकल्प डी वल्लभाचार्य ने। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विठल नाथ ही राइट आंसर है ना। देखिए अष्ट और बिष्ट, अष्ट बिष्ट ध्यान में रखिएगा ऐसे है। और ये बात करें विठल नाथ की तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी और इसी अष्टछाप को अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है और बिल्कुल 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि प्रिय प्रवास की विषय वस्तु है। विकल्प ये कह रहे हैं कि इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है, विकल्प बी कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है, विकल्प सी है कि राम द्वारा सीता का निर्वासन है, या फिर विकल्प डी राम के वन के गमन का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें कुल आपको 17 सर्ग मिलेंगे एक साथ, है ना, 17 सर्ग प्रिय प्रवास, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और बात अगर इसमें करते हैं तो बिल्कुल श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 35 के विकल्प बी को हमेशा कि आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में प्रथम सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आंसू को, विकल्प बी सूरज स्मृति को, विकल्प सी कामायनी को, या फिर विकल्प डी झरना को। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सूरज स्मृति इज राइट आंसर, है ना। जब किसी की स्मृति में शोक होगा ना तो सर्वश्रेष्ठ गीत वही होगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो सूरज स्मृति, है ना, सर्वश्रेष्ठ, सा से सरोज, सा से स्मृति, सा से सर्वश्रेष्ठ। मैं आपको यही क्लू हमेशा बताता हूँ, ट्रिपल क्या 4 सा है ना। सूरज स्मृति सर्वश्रेष्ठ शोक गीति, 4 सा, है ना। सा से सरोज, सा से स्मृति, सा से शोक, सर्वश्रेष्ठ, है ना, सब सा से है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 36 के विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 37 है कि महादेव वर्मा की ब्रज और आरंभी के खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से हुआ है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यामा शीर्षक से हुआ, विकल्प बी प्रथम आयाम शीर्षक से, विकल्प सी सप्तपड़ा, या फिर विकल्प डी निहार। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रथम आयाम इज राइट आंसर। बहुत बेहतरीन जवाब आप सबका। प्रश्न संख्या 38 है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हुलोर इधर से आए एक हुलोर उधर से जाए। ये पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि पंत की है, विकल्प बी महादेवी वर्मा की, विकल्प सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर विकल्प डी नागार्जुन की। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपका सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। कब कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ जिनसे है ना, कब कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ जिससे उथल पथल हो जाए। तो नवीन का मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल प्रश्न संख्या 38 का विकल्प सी को आप लॉक करिएगा, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर, है ना। शायद मैंने गलती से नागार्जुन कह दिया कहा, है ना, लेकिन कहा तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ही है लेकिन लगाया था इस पर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि कब कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ जिससे उथल पथल मच जाए और एक हिलोर उधर से आए एक हिलोर उधर से आए। तो नवीन का मतलब हो गया बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 38 के विकल्प सी को आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प कह रहे कि सबसे पहले रेणुका है, फिर हुंकार है, फिर रसवंती, फिर द्वंद्वगीत है, या फिर सबसे पहले हुंकार रेणुका रसवंती द्वंद्वगीत है, या फिर रेणुका द्वंद्वगीत रसवंती और हुंकार है, या रेणुका रसवंती द्वंद्वगीत और हुंकार है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 39 का जवाब सबको देना होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प एक को लॉक किया जाए, रेणुका हुंकार रसवंती द्वंद्वगीत इज राइट आंसर, रेहुड़ द्वय को सारणी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में द्वितीय सप्तक के कवि नहीं हैं। विकल्प कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प बी भवानी सिंह, भिवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प सी रघुवीर शाह, या फिर विकल्प डी सुमन राजे। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब सबको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सुमन राजे इज राइट आंसर, है ना। बात करें सुमन राजे की, सुमन राजे जी चौथे तार सप्तक की कवि हैं, ध्यान में रखिएगा। चौथे सप्तक की, तार नहीं बल्कि सप्तक की, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि नई कविता में कैक्टसवाद किसका प्रतीक है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अदम्य उत्साह का, विकल्प बी जीवनाकांक्षा का, विकल्प सी अनगढ़ता का, या फिर विकल्प डी ए बी और सी सभी का। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब आया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, ए बी सी डी इज राइट आंसर, है ना।
देखिए जो नई कविता में कैक्टसवाद है ना, अदम उत्साह, जीवन कांक्षा और अंगड़ता, ये तीनों का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रसंख्या 42 है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। विकल्प ए कह रहे कांस्य कबूतर उदय प्रकाश का है। विकल्प बी दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की है। विकल्प सी संशयात्मक ज्ञानेंद्र पति का है, या फिर विकल्प डी पहाड़ पर लालटेन मंगल कुमार का है। तो कह रहे कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक असंगत है, उसका जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब आ गया। फिर विकल्प डी को लॉक किया जाए। पहाड़ पर लालटेन मंगल कुमार का नहीं है, बल्कि मंगलेश डाबराल का है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो पहाड़ पर लालटेन लेकर कौन बोले मंगल पर जाने के लिए चढ़ गया, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। मंगलेश, ध्यान में रखिएगा। पहाड़ पर लालटेन लेकर कौन, मंगलेश डाबराल। ठीक है। कांस्य कबूतर बिल्कुल उदय होता है। दुनिया रोज बनती है तो दुनिया धन है। और संशय में ज्ञानेंद्र पति, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रसंग 43 है कि द्वार पर दस्तक काव्य संग्रह किसका है। विकल्प कह रहे कि हीरा राम डोम का है। विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। विकल्प सी पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी का है, या फिर विकल्प डी सूरज पाल चौहान का है। तो बिल्कुल संख्या आपको 43 का जवाब आप सबको देना है। और आप सबको मैंने इसी क्लू से बताया था और आप सबका जवाब भी आ गया। फिर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। द्वार पर दस्तखत कौन दे, बोले सर पुरुष जो पुरुषों में उत्तम हो और सत्य का प्रेमी हो वही द्वार पर दस्तखत दे। तो द्वार पर दस्तखत कौन करे, बोले सर जो पुरुषों में उत्तम हो और सत्य का प्रेमी हो। तो पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी इज राइट आंसर। प्रसंग 44 है कि अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन है। विकल्प कह रहे कि भामा है। विकल्प बी आनंदवर्धन है। विकल्प सी कुंतक, या फिर विकल्प डी भरत है। तो प्रसंग 44 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया। फिर विकल्प ए को लॉक किया जाए, भामा इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो अलंकार के प्रवर्तक की बात करते हैं तो अलंकार के प्रवर्तक मामा है। आनंदवर्धन की बात करते हैं ध्वनि, यानी इनका धन के प्रवर्तक है। कुंतक वक्रोक्ति के, और भरत की बात करते हैं बिल्कुल रस के। ठीक है, चलिए। प्रसंग 45 है निम्न में से एक असंगत है। विकल्प कह रहे का प्रकाश भरत मुनि की रचना है। विकल्प बी व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। विकल्प सी काव्यालंकार भामा की रचना है, या फिर विकल्प डी साय दर्पण विश्वनाथ की रचना है। तो कह रहे कौन एक असंगत है और आप सबका जवाब भी आ गया। फिर विकल्प ए को लॉक किया जाए। का प्रकाश भरत का नहीं बल्कि मम्मट का है। मम्मट ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, चलिए आगे। प्रसंख्या 46 है कि सुख दुखात्मक को रस है कहने वाले आचार्य कौन है। अब विकल्प कह रहे कि भरत मुनि है। विकल्प बी रामचंद्र गुणचंद है। विकल्प सी विश्वनाथ है, या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन है। तो प्रसंख्या 46 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। रामचंद्र गुणचंद इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो सुख और दुख में दोनों में एक होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, बल्कि रामचंद्र और गुणचंद है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रसंग 47 है कि उतर नहाए जमुल जर ज्यों शरीर शमश्याम में अलंकार है। विकल्प कह रहे उपमा अलंकार, विकल्प बी प्रतीक, विकल्प सी विश्वशक्ति, या फिर विकल्प डी विभावना। तो प्रसंग 47 का जवाब सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया। फिर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रतीक इज राइट आंसर, है ना। देखिए उतर नहाए जमुना जल ज्यों शरीर शमश्याम, है ना। तो इसमें उल्टा किया गया। प्रतीप का मतलब होता है उपमेय को उपमान मान लीजिए, उपमान को उपमेय मान लीजिए, तो उल्टा है। इस कारण से प्रतीप अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न 48 है कि निम्न में किस विकल्प में रस सामग्री दी गई है। विकल्प कह रहे कि छंद अलंकार गुण और रीति। विकल्प भी कह रहे हैं विभाव अनुभाव संचारी भाव और अस्थायी भाव। विकल्प सी है अविधा लक्षणा व्यंजना, या फिर विकल्प डी बिंब वृत्ति रसाभाव और काव्य दोष। तो कह रहे किसमें जो है रस संबंधी सामग्री दी गई है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब है विकल्प बी सही जवाब है। विभाव अनुभाव संचारी भाव और अस्थायी भाव जो है ये रस के सामग्री है, रस के अवयव है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 49 है कि मुख्यार्थे हते दोष है काव्य दोष लक्षण किसने दिया है। विकल्प कह रहे कि मम्मट ने। विकल्प बी भरतमुनि ने। विकल्प सी विश्वनाथ ने, या फिर विकल्प डी बामन ने। तो बिल्कुल मुख्यार्थ हाथी दोष है और आप सबका जवाब आ गया। फिर विकल्प ए को लॉक किया जाए। मम्मट इज राइट आंसर। मुख्यार्थ हत माँ से मुख्य माँ से मम्मट, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न 49 को आप इसी ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 50 है कि अवध शिला का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में प्रयुक्त छंद है। विकल्प कह रहे कि दोहा है। विकल्प बी सोठा है। विकल्प सी बरवय है, या फिर विकल्प डी गीत का है। तो प्रश्न 50 का जवाब आप सबको देना है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प किसको बी सी को लॉक किया जाए। बरवय इज राइट आंसर, है ना।
इसको जब आप देखेंगे तो 12, 7, 19 ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 50 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, अब आगे प्रश्न संख्या 51 है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हिंदुओं की बोलचाल है। यह कथन किसका है? विकल्प ए कह रहे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। विकल्प बी राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है। विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद का। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए लक्ष्मण जी की बात करें तो बिल्कुल उनका कथन है कि हिंदी हमारे मत में दो, है ना, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी। तो दो न्यारी न्यारी कौन है? बोले राम और लक्ष्मण है। तो राम तो इसमें है नहीं, तो लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण ध्यान में रखिएगा। राम लक्ष्मण दो न्यारे न्यारे हैं, दो न्यारे न्यारे हैं। ऐसे क्लू बनाइएगा कि राम लक्ष्मण दोनों न्यारे न्यारे हैं, तो राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52 है कि निम्न में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक के विषय में असंगत है। विकल्प ए कह रहे कि वैदिक की हिंसा ना बहुत एक प्रहसन है। विकल्प बी विशेष अजम भाण है। विकल्प सी नील देवी नाटिका है या फिर विकल्प डी चंद्रावली नाटिका है। तो कह रहे कि इनमें एक असंगत है, जो असंगत है उसी को आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। नील देवी की बात करते हैं, देवी की गीत होती है तो गीत नाट्य है। और मैं बिल्कुल अभी हाल ही में नाट्य की बात करते हैं, विधा की क्लास चल रही है, तो मैंने आपसे चर्चा किया था और इसी क्लू को आप सबको बताया था। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन लगातार सुबह जुड़ते हैं तो उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और उनका जवाब भी सही आ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 है कि जयशंकर प्रसाद की कृति स्कंद गुप्त का समय है। विकल्प कह रहे 1930 है। विकल्प बी 1931 है। विकल्प सी 1933 या फिर विकल्प डी 1928। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। स्कंद गुप्त का जो समय है ना 1928 इज राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि कालिदास विलोम मातुल और दंतुल किस नाटक के पात्र हैं। विकल्प कह रहे हैं कि आषाढ़ के एक दिन का पात्र है। विकल्प बी लहरों के राजहंस। विकल्प सी आधे अधूरे या फिर विकल्प डी अंडे के छिलके। तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब उतनी तेजी के साथ आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। आषाढ़ का एक दिन इज राइट आंसर, है ना। आषाढ़ के एक दिन का पात्र जो है कालिदास विलोम मातुल और दंतुल, ध्यान में रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश के नाटक है। आधे अधूरे मोहन राज के। और अंडे को छिलकर कौन खाते हैं? बोले सर मोहन राकेश। तो अंडे के छिलके खाते हैं, मतलब अंडे के छिलके, ये सारे के सारे जो नाटक आप देख पा रहे हैं मोहन राकेश के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पात्रों को भी आपने देखा कि बिल्कुल आषाढ़ के एक दिन में कालिदास विलोम मातुल और दंतुल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि 8वां सर्ग किस विधा की रचना है। विकल्प कह रहे कि उपन्यास है। विकल्प बी नाटक है। विकल्प सी कहानी या फिर विकल्प डी यात्रा वृत्त। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर 8वां सर्ग जो है ना विकल्प बी नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा। सुरेंद्र वर्मा जी का है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों की तैयारी बहुत उत्कृष्ट है और आप सबका जवाब बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 56 है कि निम्न में से किसने भाषा को हाशिए की भाषा कहा है ना। आप कह सकते हैं कि निम्न में से किसने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। विकल्प कह रहे गिरिराज किशोर। विकल्प बी मुद्रा रासद। विकल्प सी डॉक्टर विनय मोहन या फिर विकल्प डी ब्रिजमोहन शाह। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि निम्न में से किसने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। और मैंने भी इसको बिल्कुल क्लू की सहायता से आपको बताया था और आप सबका जवाब भी आ गया। विकल्प बी को लॉक किया जाए। मुद्रा रासस इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो रासस की भाषा होती है हास्य की भाषा होती है, हर बात को हंस के बोलता है। हा तुम मुझसे नहीं डरते हो, हा तुम इस प्रश्न को सही कर सकते हो, हा मतलब आप कह सकते हैं कि हास्य की भाषा जो है रासस की भाषा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 है कि अग्निलिख किसकी कृति है। विकल्प कह रहे कि आगे की। विकल्प बी दुष्यंत कुमार की। विकल्प सी भारत अग्रवाल या फिर विकल्प डी मोहन राकेश की। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ रहा है कि सर अग्निलिख की बात की जाए तो विकल्प सी भारत भूषण अग्रवाल इज राइट आंसर।
है ना। तो अग्निलिख किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की, ध्यान में रखिएगा। आगे की बात करते हैं, रचना है उत्तर प्रियदर्शी। दुष्यंत कुमार जी की बात करें तो एक कंठ बिस्पाई और मोहन राकेश का पैरों तले जमीन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कथन किसका है? अभी हाल ही में नाटक विधा में कराया गया है, तो आप सबका जवाब आना चाहिए, सही आना चाहिए। विकल्प ए करें कार्नेलिया का, विकल्प बी सुहासिनी का, विकल्प सी समवेत या फिर विकल्प डी चंद्रगुप्त का। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। ये कार्नेलिया का कथन है, सुहासिनी से कहती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 59 है कि हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? विकल्प ए करें कि नहुस है, विकल्प बी भारदुदशा है, विकल्प सी रणधीर प्रेम मोहनी है या फिर विकल्प डी प्रहलाद चरित है। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, और आप सबका जवाब भी आ गया, तो विकल्प सी को लॉक किया जाए, रणधीर प्रेम मोहनी इज राइट आंसर। किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि नदी प्यासी थी किसकी कृति है? विकल्प ए कह रहे कि धर्मवीर भारती की है, विकल्प बी जयेंद्र कुमार की, विकल्प सी सुदर्शन या फिर विकल्प डी भुवनेश्वर प्रसाद की। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर नदी प्यासी थी धर्म की, धर्म ये ध्यान में रखिएगा कि नदी प्यासी थी धर्म की, ध्यान में रखिएगा। तो धर्म का मतलब हो गया धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि भागवती को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? विकल्प ए कह रहे कि विजय शंकर मल्ल ने माना, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल ने माना, विकल्प सी गोपाल राय या फिर विकल्प डी ईश्वरी प्रसाद ने। तो प्रश्न संख्या 61 का जवाब आप सबको देना है। और जब उपन्यास आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाग की बात करें, भागवती श्रद्धा राम पुलरी, तो श्रद्धा और भाग से क्या होता है? विजय मिलती है। तो विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धा, है ना, राम पुलरी की जो नाटक है भागवती, उपन्यास है भागवती, इस भागवती को पहला उपन्यास माना है। तो श्रद्धा और भाग से विजय मिलती है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किस उपन्यास में वैश्या जीवन पर, यानी कौन सा उपन्यास वैश्या जीवन पर आधारित है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास वैश्या जीवन पर आधारित है। विकल्प ए करें प्रेमा, विकल्प बी प्रेमा से, विकल्प सी सेवा सदन या फिर विकल्प डी कायाकल्प। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है और सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सेवा सदन इज राइट आंसर, है ना। तो सेवा सदन में 18 जन रहते हैं, 1918 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और ये वैश्या जीवन पर आधारित मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि चंद हसीनों की खतूत उपन्यास किसका है? विकल्प ए कह रहे कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, विकल्प बी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है, विकल्प सी सत्यनारायण जैन का है या फिर विकल्प डी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। तो प्रश्न संख्या 63 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर चंद हसीनों की खतूत देख करके ना उग्र हो जाते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो उग्र का मतलब है पांडे बेचन शर्मा उग्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि उदय शंकर भट्ट की किस उपन्यास में, यानी कि उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास में, ध्यान में रखिएगा, किस उपन्यास में मछुआरों की जिंदगी का वर्णन है? विकल्प ए कह रहे कि शेष अशेष में, विकल्प बी लोक परलोक में, विकल्प सी सागर लहरे और मनुष्य में या फिर विकल्प डी नए मोड़ में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सागर लहरे मनुष्य इज राइट आंसर। मित्रों, आज रविवार का दिन है और आप सब बिल्कुल लगातार प्रश्नोत्तरी में बने हुए हो, तो इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि रविवार के दिन आप लोग सारा काम काज छोड़ करके बिल्कुल प्रश्नोत्तरी पे लगे हुए हो। ठीक है ना। तो हम भी चाहेंगे थोड़ा सा जल्दी में इसको कवर किया जाए, इसलिए थोड़ी सी स्पीड तेज चल रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि सोनी घाटी का सूरज उपन्यास किसका है? विकल्प ए कि बलभद्र ठाकुर का, विकल्प बी श्रीलाल शुक्ल का, विकल्प सी शैलेश मटियानी या फिर विकल्प डी राजेंद्र अवस्थी का। तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, श्रीलाल शुक्ल इज राइट आंसर। देखिए, जो सोनी घाटी का सूरज होता है ना, सोनी घाटी का सूरज लाल लाल होता है, तो लाल लाल का मतलब श्रीलाल शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है कि तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसका है? विकल्प ए कह रहे किसपाल का है, विकल्प बी कमलेश्वर का, विकल्प सी भैरव प्रसाद का या फिर विकल्प डी अमृत राय का। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर तेरी मेरी उसकी बात होती है। बोले यस। कई बार? बोले एक नहीं 15 बार, एक दो बार नहीं बोले 15 बार। 15 बार 1915 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में कौन सा
एक राजकमल चौधरी का उपन्यास नहीं है। विकल्प ए कहते हैं कि नदी बहती थी। विकल्प बी शहर था, शहर नहीं था। विकल्प सी मरी हुई मछली, या फिर विकल्प डी सफ़ेद चेहरा। तो प्रश्न का संस्कृत का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सफ़ेद चेहरा इज राइट आंसर, है ना। जो सफ़ेद चेहरा है राजकमल चौधरी का नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको तो लक्ष्मीकांत वर्मा का है, ध्यान में रखिएगा, है ना। किसका चेहरा सफ़ेद? बोले लक्ष्मीकांत वर्मा। इसके पास लक्ष्मी होगी ना, उसका चेहरा सफ़ेद होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और लक्ष्मी के कांत का जो चेहरा होता है सफ़ेद होता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि चितकुबरा उपन्यास किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि उषा प्रेमदा का है, विकल्प बी कृष्णा सोबती का, विकल्प सी ममता कालिया, या फिर विकल्प डी मृदुला गर्ग का। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आपको सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और बात करें चितकुबरा गुलाब की, तो मैंने आपको बताया था कि जो चितकुबरा होता है ना, चितकुबरा मृदुल होता है। तो मृदुल का मतलब मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है कि छप्पर दलित उपन्यास किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रेम कपाटिया का है, विकल्प बी मदन दीक्षित का, विकल्प सी स्वयं प्रकाश का, या फिर विकल्प डी जयप्रकाश करदम का। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है कि छप्पर पर क्या होता है? बोले सर छप्पर पर तो प्रकाश आता है, तो प्रकाश मतलब जयप्रकाश करदम इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 है कि रेखा भुवन और गौरा किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि मृगनयनी के, विकल्प बी नदी के द्वीप के, विकल्प सी झूठा सच के, या फिर विकल्प डी की बात करें तो त्याग पत्र के। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और बिल्कुल आप सबसे सही जवाब की प्रतीक्षा हो रही है, और बिल्कुल आप सब सही जवाब देंगे। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 70 का जो विकल्प है नदी के द्वीप, विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो देखिए रेखा भुवन और गौरा कहाँ गए थे? बोले सर नदी के द्वीप गए थे, तो नदी के द्वीप ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 70 के विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 71 है कि सुधिया उस चंदन बन की किसकी रचना है? विकल्प कह रहे कि बनारसी दास चतुर्वेदी की है, विकल्प बी विद्यानिवास मिश्र की है, विकल्प सी विष्णुकांत शास्त्री की, या फिर विकल्प डी कुबेरनाथ राय की। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब उतना ही प्यारा आ गया कि सर सुधिया उस चंदन की जहाँ पर विष्णुकांत रहते हैं। तो विष्णुकांत मतलब विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है ना, ये उनकी रचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? विकल्प ए कह रहे हैं कि संस्मरण है, विकल्प बी डायरी है, विकल्प सी रिपोर्टाज है, या फिर विकल्प डी यात्रा वृत्त है। तो ध्यान में रखिएगा कि कहीं आप जा रहे हो सहसा एक बूंद आकर गिर जाए, तो विकल्प डी आप सबका जवाब आया कि सर यात्रा वृत्त है, ध्यान में रखिएगा। यात्रा वृत्त यात्रा साहित्य राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि आखिरी चट्टान के लेखक कौन हैं? विकल्प कह रहे हैं कि मोहन राकेश हैं, विकल्प बी अमृत राय हैं, विकल्प सी रांगे राघव, या फिर विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन है। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि आखिरी चट्टान विकल्प ए को लॉक किया जाए, मोहन राकेश इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए है, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप सब बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में सुबह से बने हुए हो, सुंदर तरीके से आप जवाब दे रहे हो। तो निश्चित रूप से आप सबका जो प्रयास है, आप सबका जो प्रश्न है, जो आप परिश्रम है, वो निश्चित रूप से रंग लाने वाला है, और इस बार आप लोग निश्चित रूप से चयनित होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि रससूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। विकल्प कह रहे हैं कि भट्टनायक हैं, विकल्प बी अभिनव गुप्त हैं, विकल्प सी लोलट हैं, या फिर विकल्प डी शंकुक हैं। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, शंकुक इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब अनुमति होगी अनुमान होगा तो शंका होगी, तो शंकु अनुमति शंकु, है ना, अनुशंकु ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम उक्ति किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि भामा की उक्ति है, विकल्प बी विश्वनाथ की, विकल्प सी मोहम्मद की, या फिर विकल्प डी पंडित जगन्नाथ की, है ना। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पंडित राज जगन्नाथ इज राइट आंसर, है ना। देखिए रमणी कौन है? बोले अगर जगन्नाथ में जाओगे ना तो आप देखोगे बड़े रमणीय है, रमणीय है, बोले सर जगन्नाथ, ये ध्यान में रखिएगा। तो रमणी कौन है? बोले जगन्नाथ, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 76 है कि आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? विकल्प कह रहे हैं कि अलंकार के,
विकल्प बी अक्रोक्ति, विकल्प सी ध्वनि के, या फिर विकल्प डी औचित्य संप्रदाय के। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि आनंद वर्धन होता है, बोले सर ध्वनि से, है ना। ध्वनि से आनंद बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो ध्वनि संप्रदाय है ना आनंद वर्धन द्वारा, है ना। तो आनंद वर्धन क्या है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार की बात करें तो भामा है, वक्रोक्त के कुंतक हैं, औचित विचार चर्चा की बात करें तो क्षमेंद्र हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में से एक वाणिक छंद है। विकल्प ए करें कि दोहा है, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी सवैया, या फिर विकल्प डी रोला। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब फौरन आ गया फिर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सवैया इज राइट आंसर, है ना। बात करें दोहा, चौपाई और रोला तो बिल्कुल मात्रिक है, लेकिन सवैया में बात की जाए तो 22 से लेकर के 26 वर्ण आते हैं। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी में कौन सा छंद है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दोहा है, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी चौपाई, या फिर विकल्प डी रोला है। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, चौपाई इज राइट आंसर, है ना। इसके प्रत्येक चरण में अगर आप देखेंगे तो 16-16 मात्राएं हैं और चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 79 है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू में अलंकार है। विकल्प ए कह रहे कि सभंग श्लेष अलंकार, विकल्प बी अभंग श्लेष, विकल्प सी श्लेष वक्रोक्ति, या फिर विकल्प डी काकू वक्रोक्ति। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, काक वक्रोक्ति इज राइट आंसर। और इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगाइए और इसे ऐसे एज इट इज रख लीजिए, है ना। तो बिल्कुल काक वक्रोक्ति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि जब उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ए कह रहे कि श्लेष अलंकार, विकल्प बी यमक, विकल्प सी उत्प्रेक्षा, या फिर विकल्प डी रूपक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 80 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया फिर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उत्प्रेक्षा इज राइट आंसर, है ना। जब उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं मन मानो, जन जानो, मनोह जनो, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 81 है कि से मुख समता किम करे चाँद बापुरु रंग में अलंकार है। विकल्प ए कह रहे कि अनन्य अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर विकल्प डी व्यतिरेक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब उतना ही उत्कृष्ट आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर, है ना। व्यतिरेक माने कोई व्यक्ति नहीं हो, उनके अतिरिक्त उन्हीं की, ये ध्यान में रखिएगा, व्यतिरेक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 82 है किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। विकल्प ए कह रहे कि भामा ने, विकल्प बी दंडी, विकल्प सी उद्दट, या फिर विकल्प डी आनंदवर्धन। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब भी आ गया है कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, भामा इज राइट आंसर, है ना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो इन्होंने बिल्कुल, है ना, वर्ण सौंदर्य के सभी अलंकार से बढ़कर माना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 83 है कि मेरी लड़की में कौन सा कारक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि संबंध कारक है, विकल्प बी अधिकरण, विकल्प सी संप्रदान, या फिर विकल्प डी कर्ता कारक। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मेरा मेरी, है ना, काकी तो संबंध होता है। तो प्रश्न संख्या 83 का विकल्प ए संबंध कारक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि संज्ञाओं के साथ लगने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे कि संश्लिष्ट कहते हैं, विकल्प बी विश्लिष्ट कहते हैं, विकल्प सी श्लिष्ट कहते हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा गया है संज्ञा के साथ, तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आएगा विकल्प बी और सही जवाब आ रहा है विश्लिष्ट इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब संज्ञा के साथ व्यक्ति लगती है तो दूर लगती है, जैसे राम को, है ना, या राम ने। लेकिन जब सर्वनाम के साथ लगता है संश्लिष्ट होकर लगता है, जैसे सर्वनाम है उसने, है ना। अब उसके साथ ने विभक्ति लगी तो उसने एक में लगा, तो ये संश्लिष्ट रूप है। लेकिन राम ने लगा तो राम के साथ अलग लगा, संज्ञा के साथ विश्लिष्ट रूप है, अलग लगता है। और बात करें सर्वनाम के साथ बिल्कुल सटकर लगता है तो संश्लिष्ट रूप है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 84 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 क्रिया का आधार सूचित कराने वाला कारक है। विकल्प ए कह रहे कि अपादान कारक है, विकल्प बी संबंध कारक है,
विकल्प सी अधिकरण कारक है या फिर विकल्प डी संप्रदान। तो बिल्कुल अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। तो बिल्कुल क्रिया का जो आधार होता है ना, अधिकरण होता है, विकल्प सी। और आप सबका जवाब भी आया कि सर विकल्प सी को लागू किया जाए। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था बहुत बेहतरीन था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 86, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि कवित्री होगा, विकल्प बी कवियत्री होगा, विकल्प सी कवयत्री या फिर विकल्प डी कवियत्री। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 86 का जवाब आप सबको देना है आप सबके स्क्रीन पर। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लागू किया जाए, कवयत्री इज राइट आंसर, है ना। तो ये इसका स्त्रीलिंग रूप होता है कवि का, और वर्तनी शुद्धि भी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87 के निम्न में एक पुल्लिंग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि चाय, विकल्प बी शिकंजी, विकल्प सी लस्सी या फिर विकल्प डी दही। तो प्रश्न संख्या 87 का जवाब आप सबको देना है कि कौन एक पुल्लिंग है। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लागू किया जाए। दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है। वो अलग चीज़ है कि क्षेत्रीय प्रयोग के कारण हम लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 87 की बात की जाए तो दही पुल्लिंग शब्द है। हाथी, दही, पानी, घी, है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 के निम्न में किसमें एक वचन रूप है। विकल्प ए कह रहे कि प्राण, दर्शन, विकल्प बी दर्शन, विकल्प सी ओट, विकल्प सी तेल। तो देखिए आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लागू किया जाए, तेल इज ए राइट आंसर, है ना। बात करें प्राण, दर्शन, होठ, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, अक्षत, ये सब बहुवचन होते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से बचा आपका विकल्प डी, तेल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है, कह धन अप का संधि रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि कपि होगा, विकल्प बी कपि होगा, विकल्प सी कोपी होगा या फिर विकल्प डी करपी होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लागू किया जाए, को अपी इज राइट आंसर है। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बहुत बेहतरीन जवाब था। अच्छी तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है ना। तो बिल्कुल आगे प्रश्न संख्या 90 है कि उल्लंघन का संधि विच्छेद रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उल्लंघन लंघन, विकल्प बी उद्धन लंघन, विकल्प सी उद्धन लंघन और विकल्प डी है उल्लंघन घन, है ना। तो बिल्कुल इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए। यह प्रश्न कई बार हो चुका है और देखिए एक बार फिर रिपीट हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लागू किया जाए, उद्धन लंघन इज उद्धन लंघन इज उल्लंघन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ता के बाद अगर ला आ जाता है तो ता का भी ला हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91, गिरधारी में कौन सा समास है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास, विकल्प बी अव्ययी भाव समास, विकल्प सी कर्मधारय समास या फिर विकल्प डी बहुब्रीहि समास। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लागू किया जाए, बहुब्रीहि समास इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल बहुब्रीहि समास होगा। गिर माने पर्वत को धारण करते हैं, जो पर्वत को धारण करने वाला कौन, श्री कृष्ण, इधर में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 है कि रातों रात में कौन सा समास है। विकल्प ए कह रहे तत्पुरुष समास, विकल्प बी द्वंद्व, विकल्प सी अव्ययी भाव या फिर विकल्प डी कर्मधारय समास। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लागू किया जाए, अव्ययी भाव समास इज राइट आंसर, है ना। रातों रात किन्हीं की रात ही रात में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 है कि निम्न लिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मिलान में उपसर्ग नहीं है, विकल्प बी सुपुत्र में, विकल्प सी अधर्म में या फिर विकल्प डी शुक्र में। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया। सर विकल्प ए को लागू किया जाए, मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी सुपुत्र में सु, अधर्म में आ, शुक्र में सु। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 93 का जो जवाब आप सबने विकल्प ए दिया था निश्चित रूप से सही जवाब था, बेहतरीन जवाब था और अच्छी तैयारी आप सबकी दिख रही है। प्रश्न संख्या 94 है कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दर्शनीय है, विकल्प बी दुर्गुण, विकल्प सी भिक्षुक या फिर विकल्प डी कर्तव्य। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 94 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लागू किया जाए, दुर्गुण इज राइट आंसर, है ना। देखिए इसमें नी प्रत्यय है, इसमें उप प्रत्यय है, इसमें तब्यत प्रत्यय है, कर्तव्य, है ना। निश्चित रूप से विकल्प डी बी की बात करते हैं ना तो दुर्गुण दु उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा दुर उपसर्ग है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 है कि प्रमाणित शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। विकल्प कह रहे कि प्रमाण धन इक, विकल्प बी प्रमाण धन इक, विकल्प सी प्रह धन माणिक और विकल्प डी प्रमाधन इड़िक। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आप सबको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लागू किया जाए, प्रमाण धन इक बराबर प्रामाणिक, है ना। जब किसी शब्द में एक प्रत्यय लगता है तो जो सबसे पहले वाला स्वर है उस पूर्व स्वर का मात्रा जो होती है दीर्घ हो जाती है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब जो था विकल्प बी इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 96 है कि निम्न में वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए कह रहे कि पूजनीय वर्तनी शुद्ध है, विकल्प बी पूजनीय है, विकल्प सी पूजनीय या फिर विकल्प डी पूजनीय। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पूजनीय इज राइट आंसर। जब भी पूजनीय लिखेंगे इसी रूप में लिखेंगे और जब पूज्य लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 96 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 97 है कि निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प यह है कि एक फूलों की माला लाओ, विकल्प बी है फूलों की एक माला लाओ, विकल्प सी है एक माला फूलों की लाओ और विकल्प सी है फूलों की माला एक लाओ। तो कह रहे कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 97 का थोड़ा सा सोच समझ के विचार कर लीजिए, इसके बाद का जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, फूलों की एक माला लाओ इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 98 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प यह है कि सीता ने यह कहा, विकल्प बी सीता ने यह कही, विकल्प सी सीता यह कही और विकल्प डी है सीता यह कहा। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सीता ने यह कहा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है कि निम्न में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ये वाला है, विकल्प बी कह रहे हैं कि ये है, विकल्प सी ये या फिर विकल्प डी ये। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अल्प विराम ये है ना। बात करें इसको तो ये अर्ध विराम है, इसको बिल्कुल तो आप बिंदी समझते हैं, है ना, और ये बिल्कुल पूर्ण विराम है। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब आया कि सर विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य है। विकल्प ए कह रहे कि मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, विकल्प बी है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, विकल्प सी मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न संख्या 100 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक वाक्य शुद्ध है और जो वाक्य शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। तो सोच समझ के विचार कीजिए, इसके बाद का जवाब दीजिए। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 101 है कि निम्न में असंगत कथन कौन सा है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि अघोष वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ण का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण होता है, विकल्प बी घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां होता है, विकल्प सी अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग में प्रथम और तृतीय और पंचम होते हैं और कह रहे महाप्राण दूसरा एवं पाँचवां होता है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 101 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, उसी को आपको विकल्प के रूप में चयनित करना है। तो सोच समझ कर विचार करिएगा, फिर इसके बाद का जवाब दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया, फिर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, यहाँ पे पाँचवां आपको दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी बात करें अघोष वर्ण, तो अघोष पहला और दूसरा, घोष बिल्कुल 3 4 5, अल्पप्राण बिल्कुल 1 3 5 और महाप्राण 2 और 4 होते हैं। तो ठीक है, प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि चोट लगना, विकल्प बी बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प सी कठिन वाक्य या फिर विकल्प डी मुसीबत। तो प्रश्न संख्या 102 का जवाब आप सबको देना है। बहुत सुंदर प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है विकल्प बी बुद्धि भ्रष्ट होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि बरस पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अत्यधिक क्रोधित होना, विकल्प बी वर्षा का होना, विकल्प सी प्रेम करना या फिर विकल्प डी सम्मान देना। तो प्रश्न संख्या 103 का जवाब भी धीरे धीरे आप सबका आ गया है ना कि बिल्कुल बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प ए अत्यधिक क्रोधित होना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 104 है कि नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पुराने को मिटाना, विकल्प बी लिखे हुए को काटना, विकल्प सी है अनूठा प्रयोग या फिर विकल्प डी है बड़ी लकीर खींचना। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी अनूठा प्रयोग इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 105 है कि मेढक को जुखाम होना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ए कह रहे कि बिना जान पहचान के लेन देन, विकल्प बी बिना योग्यता के योग्यता का नखरा दिखाना, विकल्प सी है भयंकर बरसात होना या फिर विकल्प डी है भयंकर सर्दी। तो प्रश्न संख्या 105 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मेढक को जुखाम होना का मतलब है विकल्प बी
बिना योग्यता के योग्यता का नखरा दिखाना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 106 है कि इनमें कौन सी रचना भास की है। विकल्प ए कह रहे कपूर मंजरी है, विकल्प बी स्वप्नवास दत्ता है, विकल्प सी मालविका मित्रम है, या फिर विकल्प डी है मालती माधवम। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 106 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जो जवाब भी बहुत सुंदर सा आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, स्वप्नवास दत्ता इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो भास का स्वप्नवास दत्ता इधर में रखिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से आप सब इसको इसी तरह से कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 107, एक रस है कौन योग किसका कथन है। विकल्प कह रहे कि विश्वनाथ प्रसाद का कथन है, विकल्प बी भवभूत का, विकल्प सी भारव, या फिर विकल्प डी जयदेव का। तो प्रश्न संख्या 107 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भवभूति इज राइट आंसर, है ना। और मैंने बताया था कि रस की अनुभूति कौन करते हैं, बोले भवभूत करते हैं। तो एक रस कौड़ियो ऐसा कथन किसका है, भवभूत का है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 108 है कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है। विकल्प ए है कि भास है, विकल्प बी भारव, विकल्प सी दंडी, या फिर विकल्प डी भवभूति। तो प्रश्न संख्या 108 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना, भास इज राइट आंसर, है ना। तो कालिदास के पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं विकल्प ए भास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। विकल्प ए कह रहे कि वाल्मीकि आश्रम से है, विकल्प बी अयोध्या से है, विकल्प सी सरयू तट से है, या फिर विकल्प डी पंचवटी से है। तो प्रश्न संख्या 109 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पंचवटी इज राइट आंसर, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब पंचवटी था, विकल्प डी, निश्चित रूप से आप सबका जवाब बेहतरीन है। आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है और आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामना, बधाई और धन्यवाद। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 110 है कि निम्न में भारवी की माता का नाम है। विकल्प कह रहे कि भारवी की माता का नाम गौरी है, विकल्प बी सुशीला है, विकल्प सी ब्रह्मी है, या फिर विकल्प डी मामल देवी है। तो प्रश्न संख्या 110 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुशीला इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो भारवी की माता है उनका नाम सुशीला है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 111 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो प्रश्न संख्या 11 को एक क्रिएट कर लीजिए और बिल्कुल ताज़ा प्रश्न है कि शिशुपाल बधम किसका नाटक है। शिशुपाल बधम किसका नाटक है। विकल्प ए कह रहे कि माघ का है, विकल्प ए माघ, विकल्प बी भारवी, विकल्प सी हर्ष, या फिर विकल्प डी बिल्कुल हर्ष, या फिर विकल्प डी भास का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 11 का जवाब सबको देना है कि शिशुपाल वध किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, है ना, किसका, माघ का, विकल्प बी भारवी का, विकल्प सी हर्ष का, या फिर विकल्प डी भास का। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर शिशु का वध जो होता है माघ में होता है, तो शिशुपाल वध किसका, बोले सर विकल्प ए माघ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 112 है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। बिल्कुल विकल्प ए कह रहे हैं कि 5 अंक हैं, विकल्प बी 6 अंक, विकल्प सी 7 अंक, या फिर विकल्प डी 8 अंक हैं। तो प्रश्न 112 का जवाब सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 7 अंक की राइट आंसर। और मैंने आपको बताया था कि चरित्र को हमेशा अपने साथ रखो, तो चरित्र का मतलब है कि चरित्र में 7 अंक हैं, ध्यान में रखिएगा। रामचरित मानस उत्तर रामचरित क्या 7। ठीक है, चलिए प्रश्न 113 है कि कृ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप होगा। विकल्प कह रहे हैं कि कृष्यामय होगा, विकल्प बी कृष्यावह, विकल्प सी कृष्यामय, या फिर विकल्प डी कृष्यते। तो प्रश्न संख्या 113 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, कृष्यावह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 114 है कि तिष्ठत धातु रूप है। विकल्प कह रहे हैं कि लट लकार का धातु रूप है, विकल्प बी लिट लकार का है, विकल्प सी लोट लकार का है, या फिर विकल्प डी लंग लकार का है। तो बिल्कुल आप प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, तिष्ठतु, तू लोट जा, तू लोट, तिष्ठतु, पठतु, लिखतु, है ना, जैसे आ जाए तो लोट,
तू लोट तिष्ठत लोट लोट लकार ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप सब भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प सी रहा, सही था। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों के जवाब सही आ रहे हैं उनको भी बधाई, और जिनके नहीं आ रहे हैं उनको भी बधाई, क्योंकि आज के बाद ये गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न 115 है कि पितु शब्द रूप है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तृतीया एक वचन, विकल्प बी चतुर्थी एक वचन, विकल्प सी पंचमी एक वचन, या फिर विकल्प डी सप्तमी एक वचन। तो प्रश्न संख्या 115 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पंचमी एक वचन इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब। ठीक है, प्रश्न 116 है कि साधकतमक कर्णम सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति से, विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति से संबंधित है, विकल्प बी द्वितीय, विकल्प सी तृतीय, या फिर विकल्प डी चतुर्थी। तो प्रश्न 116 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तृतीया इज राइट आंसर, है ना। साधकतमक कर्णम, अब कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण में तृतीय विभक्ति होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 117 है कि निम्न में असंगत मिलान है। विकल्प ये कह रहे हैं कि चौपाई में 16 मात्राएं होती है, विकल्प बी हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं, विकल्प सी गीतका में 26 मात्राएं होती हैं, या फिर विकल्प डी बरवे में 12 मात्राएं होती हैं। तो कह रहे कौन एक असंगत है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें बरवे में 12 मात्राएं नहीं होती, बल्कि 12 और 7 19 मात्राएं होती हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। बहुत सुंदर जवाब, उत्कृष्ट तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 118 है कि असंगत मिलान है। विकल्प कह रहे कि सुधाकर बाबू तारा मोहन राय का मोहन का है, विकल्प बी बिहार बंधु केशवराम भट्ट का है, विकल्प सी ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है, या फिर विकल्प डी पीयूष प्रवाह बेड़ी प्रसाद का है। तो कह रहे कौन एक असंगत है, तो जो असंगत है, सही नहीं है, उसी का आपको चयन करना है, और सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो पीयूष प्रवाह है, बात करें पीयूष प्रवाह तो अंबिका दत्त व्यास का है, बेड़ी संहार की बात करते हैं बेड़ी प्रसाद के, तो इनके द्वारा नागरी पचाड़ी सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 118 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 119 है कि आचार्य केशव की रसिक प्रिया में किसका निरूपण है। विकल्प कह रहे हैं कि अलंकार का निरूपण है, विकल्प बी रस का निरूपण है, विकल्प सी छंद का, या फिर विकल्प डी नक्शिक निरूपण है। तो प्रश्न संख्या 119 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि केशव की रसिक प्रिया रस प्रिया, तो रस का निरूपण होगा, है ना। प्रश्न संख्या 119 का विकल्प बी रस निरूपण इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 120 कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। विकल्प कह रहे हैं कि अवधर सिंह उपाध्याय हरिऔध है, विकल्प बी श्याम सुंदर दास हैं, विकल्प सी राम कुमार वर्मा है, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रश्न संख्या 120 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर जो कबीर की ग्रंथावली है ना, बड़ी सुंदर है। तो सुंदर का मतलब है श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 121 है कि राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है। अब विकल्प कह रहे हैं कि दास्य भाव की है, विकल्प बी कह रहे हैं साख्य भाव की है, विकल्प सी बत्सल भाव की है, बात्सल भाव की, या फिर विकल्प डी माधुर भाव की है। तो आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, माधुर भाव इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो राम भक्त कवि जिनका नाम अग्रदास है, अग्रदास की जो भक्ति है वो माधुर भाव की है, और इसी माधुर भाव की माँ से मीराबाई की भी है, ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी इस टाइप का प्रश्न भी बन गया है परीक्षा में। ठीक है, चलिए। प्रश्न 122 है कि मिश्र बंधुओं ने रीतकाल का नामकरण किस नाम से किया है। विकल्प कह रहे हैं कि अलंकृत नाम से किया, अलंकृत काल, विकल्प बी श्रृंगार काल नाम दिया, विकल्प सी कला काल नाम दिया, या फिर विकल्प डी रीत काव्य नाम दिया। तो प्रश्न 122 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अलंकृत इज राइट आंसर, है ना। देखिए बंधु आपके हो या मेरे बंधु हो, किसी के बंधु हो, तो जो बंधु होते हैं ना वो अलंकृत करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो बंधु क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं। तो बंधु फार मिश्र बंधु, ध्यान में रखिएगा, अलंकृत काल इज राइट आंसर। ठीक है, श्रृंगार पूरा विश्वकर्ता विश्वनाथ का है, कलाकाल रसाल, ध्यान में रखिएगा, और ऋत काव्य गेरसन का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 123 है कि बिहारी सतसई पर किन ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है। विकल्प कह रहे गाथा सप्तशती का प्रभाव पड़ा, विकल्प बी अमरूक शतक का, विकल्प सी आर्या सप्तशती का, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी का। तो प्रश्न 123 का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए,
उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे संख्या 124 है कि अवध बिलास किसकी रचना है। विकल्प ए कह रहे कि लाल दास की, विकल्प बी सुंदरदास की, विकल्प सी लाल कवि की, या फिर विकल्प डी लल्लू लाल की। तो प्रश्न संख्या 124 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि अवध बिलास रचना जो विकल्प ए लाल दास की है। ध्यान में रखिएगा कि अवध का बिलास, अवध बिलास कौन करेगा, बोले सर अवध बिलास तो लाल करेगा, तो लाल का मतलब हो गया लाल दास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे आप अपने अंतिम प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं और आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। तो एक बार थोड़ा सा समय लेकर के आप सभी भाई बहनों को जिन्होंने वीडियो में 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट कुछ भी देखा, बहुत बहुत आभार, और जो बाद में देखेंगे उनको भी बहुत बहुत आभार। तो आप लोग चैनल पर इसी तरह से अपना प्रेम जो है बनाए रखिए और जिस तरह से आप लोग चैनल को अपना प्रेम दिखा रहे हैं निश्चित रूप से आप सबके लिए मुझे भी बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है और अपनी तरफ से मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। प्रत्येक दिन सुबह आपको 7 बजे एक टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी मिलती है और प्रत्येक दिन आपको 3:40 पर हिंदी व्याकरण की एक क्लास टॉपिक पर से मिल रही है और प्रत्येक रविवार को आपके पाठ्यक्रम से एक वीडियो 125 प्रश्नों की टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, तो मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कभी कभी व्यस्तता थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो प्रश्नावली का जो स्तर है थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाता है या फिर थोड़ी कमियां रह जाती हैं, तो उसको भी धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में आपको 125 प्रश्नोत्तरी बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम से और प्रत्येक दिन 2 प्रश्नोत्तरी देना थोड़ा सा कठिन काम होता है, एकदम चैलेंजिंग वर्क होता है। फिर भी प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि बिल्कुल अच्छे से अच्छे करने का। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 125 है कि निम्न में से किस कवि का असली नाम असंगत है। विकल्प कह रहे कि लाल कवि का नाम था गोरेलाल पुरोहित, विकल्प बी रसनीत का नाम था पृथ्वी सिंह, विकल्प सी है रसलीन का नाम था गुलाम नबी, या फिर विकल्प डी देव कवि का जो नाम था वो विजय देव नारायण शाही। तो कह रहे कौन एक असंगत है, जो असंगत है उसी का चयन आप सबको करना है। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देव की बात करते हैं तो देव का नाम था देवदत्त, है ना, विजय देव नारायण शाही नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 125 का विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। तो मित्रों आप सब बिल्कुल रविवार के दिन सारे कामकाज को छोड़ करके प्रश्नोत्तरी में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। तो इसी तरह से आप लोग बिल्कुल अपनी जो प्रेम है उसको बनाए रखिए और आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।